हेलो फ्रेंड्स, आप अच्छे होंगे। तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, एक नया यूनिट शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है माइक्रो कंट्रोलर 8051। तो चलिए इसके हम देखते हैं, इसके हम आगे देखेंगे, इसका हम हिस्ट्री देखेंगे, इसके पिन डायग्राम वगैरह देखेंगे आज के टॉपिक में। तो उससे पहले मैं आपको इसकी बुक बता देता हूँ जो मैं रिकमेंड करता हूँ, जो मैंने इसके पढ़ी हुई है, मुझे अच्छी लगती है। वो है ये वाली बुक 8051 माइक्रो कंट्रोलर और एम्बेडेड सिस्टम। ये आपकी मोहम्मद अली मुसद्दी की बुक। ये बहुत बढ़िया बुक है और बेसिक भी क्लियर कर देती है। अगर आपने बेसिक्स पढ़ना हो तो ये बुक बहुत अच्छी है। तो कुछ टॉपिक्स मैं इससे यहाँ से लूँगा, कुछ टॉपिक्स करवाऊँगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए। तो हम चलिए हम यूनिट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसका माइक्रो कंट्रोलर होता क्या है। सबसे पहले व्हाट इज़ माइक्रो कंट्रोलर। तो माइक्रो कंट्रोलर एक वीएलएसआई चिप होती है, एक आईसी होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इसके अंदर वीएलएसआई में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो भी हमारे पास ट्रांजिस्टर्स हमने देखे हैं, जो भी हमने ट्रांजिस्टर्स हमारे पास है, वो हम एक ही चिप पे, एक ही सिलिकॉन वेफर जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसके अंदर हम एम्बेड किए जाते हैं, उसके अंदर हम उसको कनेक्शन देते हैं। और ये ट्रांजिस्टर्स हमारे बिलियंस में होते हैं, मतलब कई सारे ट्रांजिस्टर्स को हम एक साथ कनेक्शन देते हैं उसके अंदर। और ये बहुत छोटी चीज़ होती है, मतलब आपने एक आईसी देखी होगी, वो बहुत छोटी आईसी है। और उसके अंदर अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने उसके साथ कोई कनेक्शन देना है या इनपुट देना है, वहाँ से आउटपुट लेना है, तो हमारे पास सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, ए टू डी कन्वर्टर, टाइमर्स वगैरह, वो सारे एक माइक्रो कंट्रोलर के अंदर पहले से ही एम्बेड किए जाते हैं। मतलब मैं उसको एक सिस्टम ऑन अ चिप कह सकता हूँ कि मुझे इसके साथ कोई अलग से लाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो मुझे इसके साथ लगाने से एलसीडी लगानी है या एलईडी लगानी है, वो मैं इसके साथ लगा सकता हूँ। बट लेकिन मुझे इसके साथ सीपीयू टाइमर्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको ऑलरेडी वो उसके अंदर होती है। इससे पहले हमारे पास प्रोसेसर्स आते थे, माइक्रो प्रोसेसर। उसमें दिक्कत ये थी कि हमें सब कुछ पहले से हमें लगाना पड़ता था उसके अंदर, चाहे वो सीपीयू हो गया, चाहे वो टाइमर हो गया, चाहे इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हो गए, हमें इसके साथ लगाना पड़ता था, एक्सटर्नल लगाना पड़ता था, क्योंकि वो सिर्फ एक खाली प्रोसेसर था और कुछ नहीं था हमारे पास। इससे एक प्रॉब्लम ये आई कि वो हमें पे कॉस्टली भी पड़ गया और सिस्टम भी कॉम्प्लेक्स हो गया। तो अगर मैं इसकी हिस्ट्री की बात करूं, एक माइक्रो कंट्रोलर की हिस्ट्री की बात करूं, तो 1981 में इंटेल कॉर्पोरेशन ने 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर बनाया जिसका नाम था 8051। उस टाइम इसको सिस्टम ऑन चिप भी कहा गया, क्योंकि जितने भी हमारे कंपोनेंट्स थे, चाहे वो सीपीयू हो, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हो, वो सब उन्होंने उसके ऊपर एक ही चिप पे हमने उसको एम्बेड कर दिया गया। और ये बहुत पॉपुलर भी हुआ। और क्योंकि हमने सारे काम इस पे करते रहे, बिल्कुल सही अच्छा गया। हमारे सिर्फ एक चिप लेनी है और उसका ही बाकी कंपोनेंट्स का कनेक्शन देना है, हमें कोई एक्सटर्नल चीज़ लाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इससे हमारी कॉस्ट भी बची और हमारा सिस्टम कॉम्प्लेक्स भी नहीं बना। तो अगर मैं इसकी बात करूं कि इसको 8 बिट क्यों कहा गया, हम कहते हैं कि 8 बिट माइक्रो माइक्रो कंट्रोल है, तो 8 बिट क्यों कहा गया, क्योंकि जो इसका सीपीयू है वो एट अ टाइम सिर्फ एक 8 बिट डाटा ही प्रोसेस कर सकता है, इसलिए हम उसको 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर बोलते हैं। अगर वो डाटा 8 बिट से ज़्यादा हो गया, जैसे 16 बिट हो गया, 32 बिट हो गया, तो वो इसको ब्रेक करता है 8 बिट्स के अंदर। उसके बाद वो प्रोसेस करता रहता है, उसको प्रोसेस कर इसकी जो भी इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट करेगा। तो इसमें मैं बात करूं कि अगर ये बहुत बढ़िया सिस्टम बना, बहुत अच्छा माइक्रो कंट्रोलर बना और जल्दी इसने पॉपुलैरिटी गेन कर ली, तो इंटेल ने क्या किया, इंटेल ने बाकियों को परमिशन दे दी। बाकी मैन्युफैक्चर जैसे एटमेल हो गया, डेला सेमीकंडक्टर्स हो गए, और भी ऐसे मैन्युफैक्चरर्स थे, उनको उसने परमिशन दे दी, बट एक कंडीशन के ऊपर कि जो भी आप माइक्रो कंट्रोलर बनाओगे वो उसका कोड कोड कंपैटिबल होना चाहिए, कि जो भी हम कोड दे रहे हैं वो उसके साथ कंपैटिबल होना चाहिए। ये नहीं कि आप अपन कोई, अगर मैं एक पे लिखूं, एक किसी जैसे मैं कील लेता हूँ, कील 5 पे प्रोग्राम लिख रहा हूँ, तो वो हर सेमीकंडक्टर, हर माइक्रो कंट्रोलर के साथ कंपैटिबल होना चाहिए। मतलब कोई जो भी मैन्युफैक्चर होगा उसके साथ वो चलेगा, ये नहीं कि ये स्पेसिफिक इसी के लिए है, ये नहीं होना चाहिए। तो इसके अंदर हमारे पास एक कुछ इसकी मेमोरी भी होती है। इसके अंदर हमारे पास ऑन चिप मेमोरीज होती है, जैसे रैम रोम होगी। तो हमारे पास 64 किलोबाइट्स की ऑन चिप रोम होती है इसके अंदर। बट कुछ मैन्युफैक्चरर्स हमें 4 किलोबाइट्स ऑफ रोम ही देते हैं इसके अंदर, बाकी आप एक्सटर्नल लगा सकते हो। अब मैं बात करता हूँ इसके कुछ फीचर्स के बारे में। तो मैं पहले वो लिख देता हूँ, उसके बाद आपको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास आता है फीचर्स।
तो ये कुछ हमारे पास इसके फीचर्स हैं। 4 किलोबाइट इसकी रोम होती है, 128 किलोबाइट हमारे पास रैम होती है, 4 पोर्ट्स होते हैं, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, 3 इंटरनल और 2 एक्सटर्नल इंटरप्ट्स होती हैं हमारे पास। 8 बिट की हमारे पास बायडायरेक्शनल डेटा बस होती है। 16 बिट का हमारे पास एड्रेस होती है जो एक ही डायरेक्शन में काम करती है। 4 रजिस्टर बैंक होते हैं। 16 बिट के हमारे पास टाइमर्स हैं। 120 यूजर डिफाइंड हमारे पास सॉफ्टवेयर फ्लैग्स है, जैसे हमारे पास कैरी फ्लैग हो गया और भी ऐसे कई फ्लैग्स होते हैं। 32 हमारे पास जनरल पर्पज रजिस्टर्स होते हैं जो 8 बिट लॉन्ग होते हैं। हर एक रजिस्टर हमारे पास 8 बिट लॉन्ग है। इसमें हमारे पास प्रोग्राम काउंटर है और डेटा पॉइंटर है जो दोनों 16 बिट के हैं। तो ये तो थे हमारे पास कुछ इसके फीचर्स। आई होप अपने इसको नोट कर लिए होंगे। इसके बाद आपको एक इमेज दिख रही है, वो आपके मैं 8051 के फैमिली ले रहा हूँ, जिसमें हमारे पास 8051, 8052 एंड 8031 का मैंने कंपैरिजन दिखाया है। उसमें हमारे यही मैंने दिखाया, उसके अंदर हमारे पास रोम, रैम, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, टाइमर्स वगैरह मैंने उसके अंदर दिखाए हैं। वो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये तो थी हमारे पास कुछ हमारे पास फैमिली के ऊपर हमने अपने फीचर्स बताया। अब मैं बात करता हूँ उसके एक छोटे मेन टॉपिक है जो सभी माइक्रो कंट्रोलर्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसका पिन डायग्राम। चाहे आप कोई भी कंपोनेंट ले लो, उसका कोई ना कोई पिन डायग्राम जरूर होगा। तो आपको एक इमेज दिख रही है, वो इसका इसका पिन डायग्राम है। उसके अंदर हमारे पास ये 40 पिन आईसी होती है। तो मैं एक एक पिन आपको बताता हूँ उसको क्या रिप्रेजेंट करती है। तो मैं आई होप मैंने नोट कर लिया होगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। पिन डायग्राम। अब इसमें बस 40 पिन ऐसी होती है ये। तो पिन 1 टू पिन 7 ये हमारे पास पोर्ट 1 होता है। पिन हमारे पिन 8, पिन 8 हमारे पास, सॉरी ये पिन 8 तक, ये पिन आ गया 9, ये हमारे पास होता है रीसेट पिन। उसके बाद आता है पिन 10 टू पिन 17, ये आ गया हमारे पास पोर्ट 3। अब इसके अंदर भी कुछ हमारे पास डुअल फंक्शंस होते हैं, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। उसके बाद आगे मेरे पास पिन 18 एंड पिन 19, ये मेरे पास होते हैं XTL1 एंड XTL2। ये हमारे कुछ ऑसिलेटर के पिन होते हैं। इसके बाद आता है पिन 20, ये मेरे पास होता है ग्राउंड। फिर मेरे पास आता है पिन 21 से पिन 21 टू 28, ये मेरे पास आता है पोर्ट 2। फिर आ गया पिन 29, ये मेरे पास होता है PSEN, प्रोग्राम स्विच एनेबल, प्रोग्राम स्टोर एनेबल। फिर पिन 30, ये मेरे पास आता है ALE पिन, एडवांस लैच एनेबल। पिन 31, ये मेरे पास एनेबल। इसके बाद आता है मेरे पास पिन 32 से पिन 39 तक, ये मेरे पास आता है पोर्ट 0। एंड लास्ट पिन 40 VCC। तो ये मेरे पास 40 पिन आईसी होगी, जिसका हमारे पास पोर्ट 1 हो गया पिन 1 से पिन 8 तक। ये सिंपल एक इनपुट आउटपुट पोर्ट होता है जो कि बाई डायरेक्शनल पोर्ट होता है। बाई डायरेक्शनल पोर्ट हमारे कौन से होते हैं, तो डेटा बस होते हैं, वो हमारे पास ये पोर्ट है। इसके अंदर अगर मैं लॉजिक 0 देता हूँ तो ये हमारे पास एक आउटपुट की तरह काम करता है। अगर लॉजिक 1 देता हूँ तो ये मेरे पास इनपुट की तरह काम करता है। इसके अंदर भी अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट पिन की, यानी पिन नंबर 9 की RST पिन यानी रीसेट पिन, ये क्या करेगा, जो हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर है उसको रीसेट कर देगा
यानी वो सारा जहाँ पे भी था, क्योंकि सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ कि वो एड्रेस 0x55 पे है, तो वो वहाँ से छोड़ के वो वापस अपनी इनिशियल वैल्यू 0x00, ये हमारे सारे हैक्स वैल्यूज होती है हमारे पास, वो वहाँ पे आ जाएगा। तो अगर मैं RST पेन को 2 मिनिमम 2 साइकिल्स के लिए, मशीन साइकिल्स के लिए दबा के रखूँगा, कनेक्ट करके रखूँगा, तो वो जो माइक्रो कंट्रोलर है वो रीसेट हो जाएगी। इसके बाद आता है मेरे पास पोर्ट नंबर 3। ये भी सिमिलर होती है पोर्ट 1 के लिए। हमारे पास जितने भी पोर्ट्स है, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 3 एंड पोर्ट 2, ये हमारे एक्ट एज ए इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट्स। हम इसको एक इनपुट की तरह भी ले सकते हैं या आउटपुट की तरह भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पोर्ट 3 है, ये डुअल फंक्शन है इसका। मतलब कि मैं इस पिन को और पिन्स के साथ भी स्वैप कर सकता हूँ, या मैं दूसरा कोई इसका जो फंक्शन है वो यूज़ कर सकता हूँ अगर मुझे कोई और फंक्शन करवाना है। तो जो उसका पोर्ट 1 होता है, मतलब पोर्ट 3 का जो पहली पिन होती है, यानी पोर्ट P3.0, वो उसका होती है RXT पिन। मैं यहाँ लिख देता हूँ, P3.0 हमारी RXD पिन होती है। पोर्ट 3.1 हमारी TXD होती है। पोर्ट 3.2 एंड 3.3 ये होती है हमारी INT0 एंड INT1। पोर्ट 3.4 एंड पोर्ट 3.5 ये होती है हमारी T0 एंड T1। पोर्ट 3.6 एंड पोर्ट 3.7 ये हमारी होती है राइट, ये होती है रीड। ये हमारे पास इसके फंक्शंस होते हैं डुअल। ये दोनों हमारे पास सीरियल कम्युनिकेशन के लिए काम आते हैं। ये रिसीव करता है, ये हमारे पास ट्रांसमिट करता है। ये हमारे पास एक्सटर्नल इंटरप्ट्स देता है। इंटरप्ट्स का मतलब कि मैंने जो कोई काम कर रहा हूँ, एकदम से मुझे किसी ने बुला लिया, तो मैं वो ही अपना सारा काम छोड़ के उसकी बात सुनूंगा या उसका काम करूंगा। तो यहाँ पे भी सेम केस है कि अगर कोई माइक्रो कंट्रोलर हमारा कोई काम करता है, तो एकदम से कोई इंटरप्ट आती है कि पहले तुम ये करो, तो वो अपना काम छोड़ के वो दूसरी जो इंटरप्ट आई है वो उसको हैंडल करेगा। ये भी दो कुछ तरह की होती है, ये भी हम अपने इंटरप्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी आता है हमारे पास ये T0 एंड T1, ये होते हैं हमारे पास टाइमर्स। 16 बिट्स हमारे पास टाइमर्स होते हैं। तो ये वो है हमारे पास, राइट। अगर मैंने कोई एक्सटर्नल मेमोरी लगाई है इसके साथ, तो मैं अगर मुझे इसमें से कुछ लिखवाना है, कुछ में स्टोर करना है, तो हम राइट ये वाली पिन यूज़ करते हैं, राइट। और RD होती है हमारे पास रीड पिन। ये हमें उस एक्सटर्नल मेमोरी में रीड करवाएगा जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन या हमारा डाटा उसमें है। तो ये तो थी हमारे पास पोर्ट नंबर 3। तो ये इसके कुछ डुअल फंक्शन होते हैं। इसके बाद आता है 18 एंड 19 पिन। ये हमारे पास क्रिस्टल ऑसिलेटर के लिए पिन है। इसमें हम एक क्रिस्टल ऑसिलेटर लगाते हैं। जो सबसे अच्छा क्रिस्टल ऑसिलेटर है वो होता है 11.0592 मेगाहर्ट्ज का। इसके साथ हम 2 कैपेसिटर करते हैं जो सेल में कैपेसिटर्स होते हैं। फिर हमारे पास आता है ग्राउंड, पिन नंबर 20। ये हम इसको ग्राउंड देते हैं हमारे कंट्रोलर को। फिर आ गया पोर्ट 2। पोर्ट 2 भी सिमिलर है। इसके अंदर बस ये एक डिफरेंस है बाकी सब पोर्ट्स में से। अगर हमने हमारी इमेज देखी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसके अंदर हमारे पास जो भी हमारा पोर्ट 1, पोर्ट 0 और पोर्ट 3 है वो ऊपर से नीचे तक है, यानी ऊपर से शुरू होकर नीचे तक जाते हैं। बट पोर्ट 2 उसका उल्टा है, वो नीचे से ऊपर जा रहा है। इसमें भी ये है तो सेम ही है, बस इसके अंदर हम एड्रेस डेटा बस यूज़ करते हैं। इसके अंदर ये 8 बिट डेटा बस है, नहीं एड्रेस बस है, सॉरी, ये एड्रेस बस में काम आती है। अब हमारे पास आता है PSEN, पिन नंबर 29। ये क्या करता है, जो भी हमारे पास एक्सटर्नल मेमोरी है उसको वो रीड करता है। ये भी वो सेम काम करता है, ये भी सेम काम करता है। लेकिन ये हमारे पास आउटपुट होती है, आउटपुट एक्टिव लो पिन। हम यहाँ पे एक्टिव लो इनपुट देते हैं, आउटपुट देते हैं, या एक्टिव लो होती है। तो ये हमारे पास वहाँ एक्सटर्नल मेमोरी को रीड करने के काम आती है। उसके बाद हमारे पास आता है ALE पिन। ALE पिन होती है एड्रेस स्लैश एनेबल। हमारे पास जो पोर्ट 0 है वो हमारे पास होता है, उसके अंदर हमारे पास डेटा बस और एड्रेस बस, वो हम मल्टीप्लेक्स करते हैं पिन्स को सेव करने के लिए।
जो मैं आपको यहाँ बताऊंगा। तो ये पिन क्या करती है, उन दोनों को डीमल्टीप्लेक्स करती है कि हम अगर हमें डेटा बस चाहिए तो हम डेटा बस यूज़ करें, अगर हमें एड्रेस बस चाहिए तो हम एड्रेस बस यूज़ कर सकते हैं। तो एड्रेस लैच एनेबल का यही काम है। अब आ जाती है एनेबल की। एनेबल क्या करती है, ये एक्सटर्नल एक्सेस पॉइंट है। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, जो भी हमारे पास एक्सटर्नल मेमोरी लगाई है उसको एनेबल करता है या डिसेबल करता है। अगर हमने उसको एनेबल करना है कि हम वो उसको मेमोरी को यूज़ करना है तो हम एनेबल कर देते हैं, अगर नहीं यूज़ करना तो डिसेबल कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास आता ही है पिन 32 से 39 पोर्ट 0। इसके मैं आपको बता चुका हूँ, ये भी इनपुट आउटपुट पोर्ट्स ही है। इसके अंदर हमारे पास एड्रेस और जो डेटा बस है वो हमने मल्टीप्लेक्स की होती है टू सेव पिन्स, ताकि हमें और पिन्स की लगाने की जरूरत ना पड़े। उसके बाद आता है हमारे पास पिन 40, हम VCC, हम यहाँ पे इसको +5 वोल्ट देते हैं। तो ये तो था हमारे पास इसका पिन डायग्राम कि हमने कौन सी पिन क्या यूज़ करती है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पर रोक रहा हूँ। तो नेक्स्ट में जब हम मुलाकात होगी तब हम इसको थोड़ा फर्दर डिस्कस करेंगे। तब तक अगर आपको कोई डाउट्स है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और हमारे पास टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।